हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। मेरा नाम है अजय कुमार गौतम। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बजट होता क्या है, उसके ऊपर ओवरव्यू को देखेंगे हम लोग कि बजट होता क्या है, बजट कैसे बनता है, कौन बनाता है, और इससे रिलेटेड या कह सकते हैं यूनियन बजट 2022 से रिलेटेड बहुत सारे जो कह सकते हैं हाइलाइट्स को हम लोग देखेंगे। क्या किन किन चीज़ों के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया गया है यूनियन बजट 2022 में। तो ये वीडियो जो है इसी के ऊपर पूरा का पूरा बेस है। और दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग भी अल्पाइन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हुए हैं वो सभी लोग अल्पाइन क्लासेस को के ऐप को क्या करें, डाउनलोड करें, और साथ ही साथ जो है आप लोग जो है यहाँ जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो पूरा का पूरा फुल प्रिपरेशन के लिए जो है हम लोग मदद कर सके। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बजट होता क्या है, उसके ऊपर जो हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, उससे रिलेटेड बजट जाने से पहले मैं कुछ चीज़ों को बताता हूँ। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो बजट है यानी कि बजट जो टर्म है, ये कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है। यानी इसके बारे में कहीं पे भी कुछ भी नहीं बताया गया कि बजट क्या है। यानी कि बजट जो टर्म है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि बजट होता क्या है, ये कुछ भी नहीं बताया गया इसके बारे में। यानी कि यहाँ लिखा है द टर्म बजट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जो है बजट से रिलेटेड कोई भी वर्ड्स नहीं लिखा गया है। अब देखिए क्या है कि इसके लिए जो क्या है कि मैं बता रहा हूँ कि बजट जो होता है, बजट के लिए क्या है कि बजट हम जानते हैं कि इसमें हम लोग जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे हम लोग क्या करते हैं कि फंड को क्या कह सकते हैं, रुपए को क्या करते हैं, हम लोग विड्रॉ करते हैं। तो इसमें बताया गया एक चीज़ कि जब भी आपको क्या करना है कि यानी कि आर्टिकल 266 में बताया गया है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से या कह सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पैसा या जो भी अमाउंट जो है कह सकते हैं क्या करना है, विड्रॉ करना होता है, तो उसके लिए मनी बिल लाना पड़ता है। और उस मनी बिल को क्या करना पड़ता है कि पार्लियामेंट से क्या करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट है, संसद है, उससे क्या करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये जो है आर्टिकल 266 में ये सारी चीज़ें बताया गया है कि जब भी भारत सरकार जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है फंड को विड्रॉ करेगी तो उसके लिए जो क्या करना पड़ेगा, आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है ये बताया गया है कि जब भी आप क्या करेंगे, फंड को विड्रॉ करेंगे तो आप क्या करेंगे, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, बजट वहाँ पे नहीं करके वहाँ पे बताया गया है कि फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट, यानी बजट की जगह पे बताया गया है कि भारत सरकार क्या करेगी कि फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट लाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज़ें, बात करते हैं हम लोग कि बजट कौन प्रिपेयर करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि बजट कौन प्रिपेयर करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बजट प्रिपेयर होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रिपेयर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब हो गया कि जो हमारे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उसमें से एक आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो होता है वो किसके अंदर आता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ या कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर क्या आता है, एक बजट डिवीजन है। बजट डिवीजन का मतलब हो गया कि उसमें बताया जाता है कि कैसे बजट प्रिपेयर होता है, या ये बजट डिवीजन ही क्या करता है, पूरा बजट को प्रिपेयर करता है। तो ये रहा आपके कि कौन बजट को कौन प्रिपेयर करता है, कौन बनाता है बजट को। तो मैंने बता दिया कि ये बनता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है एक डिपार्टमेंट होता है इकोनॉमिक अफेयर, उसके अंदर जो एक सब डिवीजन होता है, कह सकते हैं एक बजट डिवीजन होता है, वो क्या करता है, बजट को प्रिपेयर करता है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला जो चीज़ है मीनिंग ऑफ कह सकते हैं बजट। बजट का मीनिंग क्या है, यानी बजट क्या टर्म है, यानी कि इस टर्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ हम लोग को समझना है कि बजट होता क्या है। बजट से रिलेटेड जो है चीज़ें आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बजट जो होता है वो एक तरह का कह सकते हैं एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब एक खाका होता है, उस खाके में हम लोग क्या करते हैं कि कह सकते हैं कि कहाँ से हमको इनकम होगी और कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे। यानी कि एक तरह का बजट एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट पे हम लोग बताते हैं कि कहाँ से हमारे पास या सोर्सेज ऑफ इनकम कहाँ पे है और उस इनकम को कहाँ कहाँ खर्च करना है। ये जो हम लोग क्या कहते हैं, ये बजट के जरिए हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। बजट जो होता है एक पर्सन भी क्या कर सकता है, बना सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी बना सकते हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है
सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, बहुत सारे बिजनेसेस हाउसेस भी बनाते हैं। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो बजट होता है वो बजट क्या होता है, एक तरह का फ्यूचर के लिए बनता है। ध्यान रखिएगा, बजट जो होता है वो क्या होता है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, ये पास्ट के लिए नहीं बनाया जाता है। बजट जो होता है वो पास्ट की चीज़ों को देखते हुए, प्रेजेंट में रहते हुए और फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। ये ध्यान रखने की बात है कि बजट कभी भी जो है पास्ट के लिए नहीं बनाया जाता है, प्रेजेंट में रह के हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए बजट बनाते हैं। और फ्यूचर में हम लोग बताते हैं कि हमारे फ्यूचर में कहाँ से अर्निंग होगी और कहाँ खर्चा करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग बजट में बनाते हैं। तो बजट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड। यानी फ्यूचर पीरियड में हमारे पास कह सकते हैं कि कहाँ से रेवेन्यूज आएंगे, कहाँ खर्चा करेंगे, इसका एक एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन का मतलब एंटिसिपेशन, या कह सकते हैं हम, आप प्रिडिक्ट करते हैं कि आपको यहाँ से इतने पैसे, इतने सोर्सेस से आपको इतना पैसा आएगा, यहाँ से इतना रुपया आएगा और उस रुपये को हम यहाँ खर्चा करेंगे। ये चीज़ें जो है आपका इसमें यानी बजट बताता है। अब बजट को मैंने बताया कि कोई भी पर्सन, यानी कि कह सकते हैं बजट कैन बी मेड फॉर अ पर्सन, कोई पर्सन, फैमिली, ग्रुप ऑफ पीपल, बिजनेसेस, गवर्नमेंट, यानी कोई भी गवर्नमेंट ऑफ कंट्री है, कोई भी गवर्नमेंट है क्या कर सकती है, बजट को प्रिपेयर कर सकती है। अब देखिए क्या है कि बजट का जो मेन उद्देश्य होता है, उस बजट का मेन उद्देश्य यही होता है कि आप जो है क्या कर सके, इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं फंड का। यानी लिखा गया है यहाँ पे कि बजट इज प्रिपेयर्ड टू हैव इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यानी कि जो फंड्स होता है उसका इफेक्टिव यूटिलाइज हो, इसके लिए क्या कहते हैं हम लोग, बजट बनाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ बजट को लेके, यानी कि बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, या बजट का क्लासिफिकेशन की बात हम लोग करेंगे कि बजट में कौन कौन सी चीज़ें आती है। सबसे पहले हम लोग बजट के क्लासिफिकेशन का या कंपोनेंट की बात करें तो जो बजट होता है वो दो तरह, यानी कैसे क्लासिफिकेशन जो है वो है बजट रिसिप्ट, यानी कि बजट में कहाँ से पैसा आएगा। यानी हम लोग बजट जब बनाते हैं तो बजट रिसिप्ट में हम लोग ये बताते हैं कि भारत सरकार या किसी को भी कहाँ से पैसा आएगा। बजट रिसिप्ट में पैसा है, सोर्सेज की बात करते हैं। बजट रिसिप्ट में हम लोग बात करते हैं कि सोर्सेस कहाँ से, यानी कहाँ से पैसा जो है आएगा। और बजट एक्सपेंडिचर में हम लोग बात करते हैं कि कहाँ पैसा हम लोग खर्चा करेंगे, यानी कि कौन से सोर्सेज कह सकते हैं, कौन से ऐसे जो कह सकते हैं कि चीज़ें होंगी जहां हम लोग अपने फंड को यूटिलाइज करेंगे। यानी यहाँ पे बजट एक्सपेंडिचर में यूटिलाइजेशन की बात होती है कि हम अपने फंड्स को कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है क्या है कि कंपोनेंट ऑफ बजट में। तो देखिए बजट रिसिप्ट, दूसरा हो गया बजट एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं जो बजट रिसिप्ट है। बजट रिसिप्ट जो है उसको जो है दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा रिसिप्ट है गवर्नमेंट को, या कह सकते हैं कि जो भी वो क्या है, गवर्नमेंट को जो रिसीप होता है, ऐसे रिसिप्ट होते हैं, ऐसे पैसा उनको मिलता है, कह सकते हैं कि जिससे क्या होता है कि इनको जो है कह सकते हैं इनकी एसेट्स और लाइबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि इस तरह के रिसीव होने से गवर्नमेंट के एसेट्स और लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, या कह सकते हैं कि इससे जो है न तो गवर्नमेंट का जो है एसेट्स कम होगा, न बढ़ेगा, नई लाइबिलिटी घटे बढ़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इस तरह की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा बात करते हैं हम लोग कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो हम लोग तो कैपिटल रिसिप्ट जो होता है ये एक तरह का रिसिप्ट होता है जिसमें या तो गवर्नमेंट की जो है कह सकते हैं कि लायबिलिटी क्रिएट होगी या उसका जो एसेट्स होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि इस तरह का रिसिप्ट होगा तो उससे गवर्नमेंट की कह सकते हैं कि लायबिलिटी क्रिएट होगी, और दूसरी चीज़ क्या होगा कि इससे एसेट्स का रिड्यूस होगा। तो इस तरह के रिसिप्ट को हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए क्या है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो होता है टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट में की बात करें तो जो टैक्सेस से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा मिलते हैं। टैक्सेस का मतलब हो गया कि आप जानते हैं टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आता है और गिफ्ट टैक्स आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका आता है जीएसटी, कस्टम और बहुत सारे टैक्सेस हैं जो क्या आते हैं कि आपका जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों के जरिए जो पैसा कलेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स रिसिप्ट।
और नॉन टैक्स रिसिप्ट में क्या है, बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे बहुत सारे फीस, फाइन्स, यानी कि बहुत सारे फीस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, रजिस्ट्रेशन की फीस लेती है, कोर्ट में हियरिंग की फीस लेती है, फीस कह सकते हैं, फाइन्स बहुत सारे, जैसे कि आपने जो है कह सकते हैं कि व्हीकल कोई बाइक चला रहे हैं विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, तो उस समय जो है आपके ऊपर जो है क्या कहते हैं कि जो चार्ज लगता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइन्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आता है, ये नॉन टैक्स रिसिप्ट में आता है। फिर इस चिट की बात करते हैं, स्पेशल असेसमेंट की बात करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आता है, नॉन टैक्स रिसिप्ट में आता है। अब नॉन टैक्स रिसिप्ट में आता है। अगला जो हम लोग थोड़ा इसमें बात करें, कैपिटल रिसिप्ट की बात करें, तो कैपिटल रिसिप्ट की अगर बात करते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट में जैसे बताया कि इससे या तो ये रिसिप्ट होगा, तो इससे हो सकता है गवर्नमेंट को क्या हो कि लायबिलिटी क्रिएट होगी, हो सकता नहीं जरूर होगा, लायबिलिटी क्रिएट होगी या उसकी एसेट्स रिड्यूस होगा। तो ये जो है इस तरह की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए इसमें क्या है सॉरी, अब कैपिटल रिसिप्ट में एक होता है रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब कि जो भी लोन्स गवर्नमेंट ने दिया है वो रिकवर हो रहा है, तो उसको पास फंड आएगा, तो ये होगा कैपिटल रिसिप्ट। बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, बोरोइंग का मतलब कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती है, बारो करने का मतलब है कि जब किसी कह सकते हैं कि पब्लिक से बारो कर सकती है, अदर कंट्रीज से बारो कर सकती है, या कह सकते हैं कि जो है कह सकते हैं कि आरबीआई से बारो कर सकती है, या फिर जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन से क्या कर सकती है, बारो करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या आता है, ये कैपिटल रिसिप्ट में यहाँ पे आएगा। तो ये क्या है, इससे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। जब क्या करेगा, बोरिंग किया जाएगा, गवर्नमेंट बोरो करेगी तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, यानी फ्यूचर में उसको पेमेंट करना है। यहाँ पे रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब है क्या, आप जानते हैं कि जो लोन्स हम लोग एडवांस में देते हैं तो हमारे लिए एसेट्स होता है, जब वो क्या होगा, रिकवर होगा, तो हमारा एसेट्स क्या होगा, रिड्यूस होगा। फिर हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब था कि गवर्नमेंट के जो भी पीएसयूज हैं, यानी गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी जो कंपनियां आपने स्थापित की थी अपने फंड से, उन कंपनीज को क्या किया जाता है, सेल आउट किया जाता है, आउटरेट सेल किया जाता है। तो उससे जब पैसा मिलता है, उससे जब फंड रिसीव होता है, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आता है, कैपिटल रिसिप्ट में आता है। तो ये रहा आपका जो है बजट में जो रिसिप्ट कहाँ कहाँ से आते हैं, वो सारे के सारे सोर्सेज हैं। अब बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि जो हमारा फंड है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ करेंगे, कहाँ पे हम खर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये भी बजट एक्सपेंडिचर भी दो तरह का है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट ये खर्चा करती है, तो इससे ना तो एसेट्स क्रिएट होता है, ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होती है। और दूसरी चीज बात करें अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो इससे क्या होगा कि अगर कैपिटल एसेट्स या कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा तो गवर्नमेंट को एसेट्स क्रिएशन होगी या तो लायबिलिटी का क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इस तरह के रिसिप्ट को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए क्या है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये दोनों जो है दो तरह के होते हैं। ये होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो आपने प्लान किया है कि इन चीज़ों को हम लोग खर्चा करेंगे, उस तरह की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर। दूसरा चीज़ नॉन प्लान्ड का मतलब है कि हमने प्लान नहीं किया था लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। जैसे क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि देश में जो है हम नहीं जानते थे कि जो है इतनी बड़ी महामारी आएगी कोरोना, और कोरोना की वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट ने प्लान भी नहीं किया होगा, तो उसके ऊपर खर्चा करना पड़ गया। बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे जगह कह सकते हैं टेस्टेज कराना, ये सारी की सारी चीज़ें करना पड़ गया। तो ये किस में आ जाएगा, आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने बताया कि इससे एसेट्स का क्रिएशन होगा या लायबिलिटी रिड्यूस होगी। ये भी प्लान एक्सपेंडिचर या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये रहे आपके जो है कंपोनेंट ऑफ बजट या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। यहाँ पे पैसे जो है क्या होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, यूटिलाइज होंगे, और इधर के जो पैसे हैं ये बताएगा कि ये कहाँ से सोर्सेज है जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा मिल रहा है। ये चीजें हैं कंपोनेंट ऑफ बजट में। अगला हम लोग बात करें बजट डेफिसिट की बात करते हैं। अब देखिए क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि खर्चा अधिक कर देती है और उसको जो रेवेन्यू मिलता है या रिसिप्ट होता है वो कम मिलता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट, यानी आपके खर्चे ज़्यादा हो जाएं और इनकम कम हो जाए,
तो इस सिचुएशन को बोलते हैं क्या, डेफिसिट। और जो डेफिसिट होता है, या कह सकते हैं कि बजटरी डेफिसिट जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है फिजिकल डेफिसिट, तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। ये 3 तरह का होता है बेसिकली। पहली चीज अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हो गया कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है रूटीन के जो खर्चे हैं उन सारे खर्चों में से कह सकते हैं कि हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट को जो है क्या करें, माइनस कर दें। यानी इसका मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। इन दोनों को, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट को अगर माइनस करते हैं, अगर ये क्या होता है कि ये ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। एक होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में आपका आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। फिर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। टोटल रिसिप्ट का मतलब हो गया कि आपका जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा वो तो आएगा ही आएगा, प्लस आपका कैपिटल रिसिप्ट में क्या है, मैंने बताया था कि इसमें आपका रिकवरी ऑफ लोन्स आता है, दूसरा चीज आता है आपका बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, तीसरा आता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो आप क्या करते हैं कि आप रेवेन्यू रिसिप्ट का टोटल ले लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कैपिटल रिसिप्ट में जो बोरोइंग्स है उसको छोड़ देंगे, और जो सारी चीजें यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट और ये है इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। जब ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा, और इसका मतलब होता है, कभी कभी बोला जाता है फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू होता है आपका बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। यानी फिजिकल डेफिसिट का मतलब हो गया कि जितना सरकार जो है बोरो करती है वही क्या हो जाता है, आपका फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। ध्यान रखिएगा। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है आपका जो फिजिकल डेफिसिट आया है। फिजिकल डेफिसिट कैसे है? टोटल एक्सपेंडिचर में से आप टोटल रिसिप्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसमें से आप क्या कर देंगे, ये जो आएगा, उसके बाद जो है इंटरेस्ट पेमेंट जो किया जाएगा, यानी कि जो बोरोइंग्स गवर्नमेंट ने किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है, उस इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे फिजिकल डेफिसिट से, तो क्या आ जाएगा, आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। ध्यान रखिए, कभी कभी क्या है कि आपका जो है यहाँ पे अगर हम लोग बोले टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स, बोरोइंग को छोड़ के माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कर दें, इंटरेस्ट जो पेमेंट है उसको माइनस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो ये ध्यान रखिए, ये है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, फिजिकल डेफिसिट का मतलब पूछ दे कि फिजिकल डेफिसिट का, तो आपको हो सकता है पूछ दे यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म में दे दे कि फिजिकल डेफिसिट इज द टोटल डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो आपको यही चीजें समझना है कि ये जो है फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये जो है बजट से रिलेटेड है, जो कि आपको मैंने बताया। अगला जो हम लोग बात करते हैं, कुछ बहुत सारे ट्रेडिशंस जो हमने क्या किया कि ब्रिटिशर्स से इनहेरिटेंस किया, यानी उनसे हमने लिया, और वो सारे ट्रेडिशन अभी भी हमारे जो है आज़ाद भारत में भी वो क्या है, ट्रेडिशन चलते आ रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए पहला है टाइम ऑफ बजट अनाउंसमेंट। बजट का जो टाइमिंग की बात करते हैं कि किस टाइम पे जो है बजट पेश होता था। जानते हैं आप, पहले जो क्या होता था कि भारत में लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, यानी फरवरी का जो लास्ट वर्किंग डे होता था, अगर फरवरी 29 दिन की है तो 29 तारीख को लास्ट वर्किंग डे बोला जाएगा, 28 दिन की है तो उसको 28वां दिन जो होगा उसको लास्ट वर्किंग डे बोला जाएगा। तो उसमें क्या होता था, उस दिन जो है बजट पेश होता था, लेकिन उसकी जो टाइमिंग होती थी वो 5 बजे शाम में होती थी, यानी 5 PM, यानी 5 बजे शाम में होती थी। ये टाइमिंग हुआ करती थी। लेकिन होता क्या है कि ये जो ट्रेडिशन है 1999 तक चलता है, और 1999 के बाद उस समय के जो तत्कालीन जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे यशवंत सिन्हा जी, और उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने उस ट्रेडिशन को क्या किया, चेंज किया, और उस ट्रेडिशन को चेंज करके उन्होंने क्या किया कि जो बजट का जो 5 बजे का टाइमिंग था उसको जो है क्या कर दिया, 11 बजे सुबह में कर दिया।
तो ये जो हमने जो कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशन था, जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा था, उस ट्रेडिशन को जो है आज़ाद भारत में पहली बार जो कौन चेंज किया, यशवंत सिन्हा जी ने चेंज किया। और किसकी सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। और 2000 ये ट्रेडिशन जो है चेंज होता, यानी कि 2001 से जो है ये सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गया। अब 11 बजे बजट जो है हमारे पार्लियामेंट में क्या होता है, पेश होता है। अगला जो हम लोग बात करते हैं वो है डेट ऑफ अनाउंसमेंट। डेट ऑफ अनाउंसमेंट का मतलब अगर हम लोग बात करें कि जो बजट पेश होता था वो किस डेट को पेश होता था। जैसे मैंने अभी बताया कि जो बजट होता है वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब में पहले जो क्या होता था, पेश होता था। लेकिन अब क्या है, इस ट्रेडिशन को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। अब जो है क्या है कि ये जो है 1 फरवरी को हर साल, यानी कि जो साल का पहला फरवरी होगा उस फरवरी को हम लोग क्या करते हैं, बजट पेश करते हैं। इस ट्रेडिशन को कौन चेंज किया, इस ट्रेडिशन को चेंज करने वाले थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी, जो कि एनडीए गवर्नमेंट के पार्ट थे, यानी एनडीए गवर्नमेंट में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उसको जो है उस समय प्राइम मिनिस्टर या कह सकते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी थे। और कह सकते हैं ये जो है अब 2000 कह सकते हैं कि 2016 के बाद से ये जो है सारी चीज़ें 1 फरवरी 2000 कह सकते हैं 1 फरवरी को अब हमारे देश में बजट पेश होता है। अब जो दूसरी चीज़ बात करते हैं, पहले हमारे देश में क्या होता था, 2016 तक हमारे देश में जो है 19 कह सकते हैं 92 ईयर्स तक, 92 ईयर्स तक हमारे देश में क्या होता था, जो बजट पेश होता था, एक रेल बजट पेश होता था जो कि हर फरवरी के पहले कह सकते हैं दिन में, या कह सकते हैं 1 फरवरी को जो है क्या होता था, रेल बजट पेश होता था। और एक होता था यूनियन बजट, वो यूनियन बजट लास्ट वर्किंग डे को क्या होता था, प्रेजेंट होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस दोनों को क्या किया, 2016 के बाद 2017 में क्या हुआ कि इन दोनों को क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया। यानी कि कह सकते हैं कि अब यूनियन बजट और रेल बजट को मर्ज करके एक साथ कर दिया गया। अब भारत में केवल एक बार बजट पेश होता है, वो भी 1 फरवरी को। तो ये रहा आपके बारे में, यानी ट्रेडिशन के बारे में। और भी सारी चीज़ें हैं, देखते हैं उसको भी। बजट ब्रीफ केस की बात करते हैं। बजट ब्रीफ केस की बात करते हैं तो बजट ब्रीफ केस में क्या है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो यह क्या है कि ब्रीफ केस का मतलब है कि जिस ब्रीफ केस में, या कह सकते हैं कि जो जिसमें हम लोग बजट को रख के लाते थे, वो बजट जिसमें रख के आता था वो हुआ करता था एक लेदर का, कह सकते हैं कि सूटकेस हुआ करता था, लेदर का एक ब्रीफ केस हुआ करता था। उस लेदर के ब्रीफ केस में क्या होता था कि आता था बजट, और उसमें जो है कह सकते हैं पार्लियामेंट में पेश होता था। तो इस चीज़ का यह कह सकते हैं इस ट्रेडिशन को कौन शुरू किया था, तो उस समय के जो तत्कालीन कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर थे आर.के. शनमुगम चेट्टी साहब, जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, या कह सकते हैं फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया था, इस ट्रेडिशन को शुरुआत किया था। यानी कि जो ब्रीफ केस होता था वो लेदर का होता था और ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन होता क्या है कि 5 जुलाई 2019 को श्रीमती निर्मला सीतारमन जी इस ट्रेडिशन को तोड़ती हैं और उसकी जगह पे क्या करती हैं कि बही खाता को लाती हैं, बही खाता लाती हैं। उसमें क्या होता है कि अब जो है जो बजट होता है ब्रीफ केस में ना होके एक जो है कह सकते हैं रेड क्लॉथ में उसको क्या किया था, रैप किया जाता है, उसको रखा जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ है जिसके बारे में मैंने बताया। अगला जो चीज़ है वह बही खाता की बात करते हैं, उसमें भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। देखिए क्या है कि आपको ये डेट मालूम होना चाहिए, Feb 1, 2021, यानी कि बजट, या कह सकते हैं यहाँ पे इसको ध्यान रखने वाली बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फर्स्ट पेपरलेस बजट पेश की थी। यानी कि 1 फरवरी 2021 को भारत में पहली बार होता है कि पेपरलेस बजट पेश होता है। और पेपरलेस बजट कब होता है, वो भी 1 फरवरी 2021 को होता है। किस कारण से होता है, इसके पीछे ये कारण होता है कि भारत में कह सकते हैं या पूरे विश्व में जो है कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो हमारे देश में बजट जो है पेश हुआ वो क्या हुआ कि पेपरलेस बजट पेश हुआ। और कह सकते हैं कि जो है ये जो पेपरलेस बजट पेश करने का जो कारण था, ये इसका मेन उद्देश्य था कि डिजिटल इंडिया को जो है क्या करना था, डिजिटल इंडिया मिशन को क्या करना था, अपलिफ्ट करना था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको जो है कह सकते हैं पेपरलेस बजट भी पेश किया। तो ये था। और हम लोग बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं।
तो देखिए 1947 के बाद से भारत में 1947 के बाद से भारत में 73 नहीं 73 नहीं 75 एनुअल बजट पेश हुए, 14 अंतरिम बजट यानी 14 अंतरिम बजट पेश हुआ और 4 जो है स्पेशल बजट भारत में अभी तक पेश हुए। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो है क्या हुआ कि 75 एनुअल बजट और साथ ही साथ 14 अंतरिम बजट और 4 जो है स्पेशल बजट। अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट तब पेश होता है जब क्या होता है कि बीच में चुनाव आ जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि फुल बजट न पेश होकर अंतरिम बजट पेश होता है, तो ये होता है अंतरिम। अब जो सबसे पहले बात करते हैं, दूसरी चीज बात करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्या है? फर्स्ट बजट जो है किसने कह सकते हैं प्रेजेंट किया था? तो फर्स्ट बजट प्रेजेंट करने वाले हैं वो है जेम्स विल्सन। 1860 में, या कह सकते हैं कि 7 अप्रैल 1807 में पहली बार जो है क्या करते हैं कि भारत में जो है क्या करते हैं, जेम्स विल्सन ने भारत में क्या किया, ईस्ट इंडिया के दौरान या ईस्ट इंडिया के से जो है इन्होंने क्या किया कि भारत में पहली बार जो है बजट को पेश किया। ये जेम्स विल्सन जो थे एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन थे। इन्होंने क्या किया, भारत में जो है ब्रिटिश क्राउन के दौरान या ब्रिटिश रिजीम के दौरान जो है भारत में पहली बार 7 अप्रैल 1860 को जो है भारत में बजट पहली बार पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी थे, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो हम लोग बात करते हैं वो है फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ध्यान रखिए, अगर फर्स्ट बजट की बात करता है तो उसमें जेम्स विल्सन आएंगे, लेकिन अगर बात कह दे कि फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो उसमें आएंगे आर.के. शनमुखम चेट्टी जी आएंगे, जो कि 26 नवंबर 1947 को जो है पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है क्या होता है, बजट पेश होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर फर्स्ट टाइम इन इंडिया की बात करें तो जेम्स विल्सन, लेकिन अगर बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार कौन किया था तो आर.के. शनमुखम चेट्टी 26 नवंबर 1947 को जो क्या किया गया, बजट पेश किया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है बजट किसने पेश किया था। तो सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मोरारजी देसाई। सबसे ज़्यादा 10 बार उन्होंने क्या किया, बजट पेश किया। उसमें से 8 एनुअल बजट थे और 2 अंतरिम बजट थे, यानी कि विच इज द हाईएस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा कोई अगर बजट पेश किया तो वो थे मोरारजी देसाई जी। 10 बार उन्होंने किया, उसमें 10 में से 8 एनुअल बजट थे। एनुअल बजट का मतलब फुल बजट, और 2 अंतरिम बजट थे। अंतरिम बजट का मतलब हो गया कि उसमें जो है एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो है फुल बजट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, फिर इसके बाद पी चिदम्बरम जी 9 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार, यशवंत सिन्हा, ये लोग क्या करते हैं कि ये जो है इस तरह से जो है बजट पेश होता रहता है। फिर इसके बाद बात करते हैं तो मनमोहन सिंह जी जो है 6 बार बजट पेश कर चुके हैं। तो ये रहा आपके बजट से रिलेटेड कुछ चीज़ें। अब अगला जो हम लोग बात करते हैं, अगला जो है वो ये है कि श्रीमती इंदिरा गांधी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, यानी कि कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी पहली प्राइम मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ वो पहली कह सकते हैं फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी क्या किया, उन्होंने बजट पेश किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि पहली अगर कह सकते हैं कि फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड बजट, तो वो आएंगी आपकी इंदिरा गांधी जी। और साथ ही साथ जो है अगर हम लोग बात करें कि अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि सबसे शॉर्टेस्ट बजट किसने पेश किया था, तो हीरू भाई एम पटेल, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट बजट
शॉर्टेस्ट बजट का मतलब हो गया कि उन्होंने सबसे कम बजट, कम शब्दों में जो है करीब करीब 800 शब्दों में कह सकते हैं कि इन्होंने बजट पेश किया था। और 1977 में पहली बार जो है इन्होंने सबसे शॉर्टेस्ट बजट 800 वर्ड्स में क्या किया गया था, इनके द्वारा हीरू भाई पटेल द्वारा प्रेजेंट किया गया था। अगला हम लोग बात करें तो वो है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जी कह सकते हैं कि फर्स्ट राज्यसभा के, यानी कि राज्यसभा के मेंबर जिन्होंने क्या किया कि फाइनेंस, या कह सकते हैं कि फाइनेंशियल पोर्टफोलियो उनको मिला और उन्होंने भारत में क्या किया, बजट पेश किया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि भारत में अगर बात करें कि फर्स्ट कोई राज्यसभा का मेंबर जिसने बजट पेश किया हो तो वो है आपके प्रणब मुखर्जी जी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, इसके बाद जो है वो है, अगर हम लोग बात करें निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो इनका कह सकते हैं कि सबसे लंबा स्पीच देने का, टाइमिंग के हिसाब से सबसे लंबा स्पीच देने का जो रिकॉर्ड है वो है आपके निर्मला सीतारमण जी के पास, जो कि 2 घंटे 42 मिनट तक इन्होंने किया गया कंटिन्यू जो है पार्लियामेंट में अपना भाषण दिया। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि ये कब की बात है, ये इन्होंने क्या किया, ये यूनियन बजट 2020-21 की है, जब उन्होंने यानी कि कह सकते हैं कि 20-21 का जब बजट पेश हो रहा था 1 फरवरी 2020 को उन्होंने क्या किया, सबसे लंबा 2 घंटा 42 मिनट तक क्या किया। अभी भी उसमें भी बहुत सारे जो है कह सकते हैं 2-4 पेजेज रह गए थे, वो हेल्दी अनफिट होने की वजह से उन्होंने क्या किया, वहीं पे रिज्यूम कर दिया, यानी पॉज कर दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये सबसे लंबा भाषण देने का कह सकते हैं कि बजट पेश करने का जो है रिकॉर्ड जो है किसके पास है, निर्मला सीतारमण जी के पास है, वो भी 2 घंटे 42 मिनट का। फिर अगला जो हम लोग बात करते हैं वो है आपका कि अगर हम लोग बात करें लॉन्गेस्ट बजट स्पीच की बात करते हैं तो वो है आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है 1991 में सबसे बड़ा कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा 18,650 वर्ड्स 18,650 वर्ड्स का इन्होंने क्या किया था, स्पीच इन्होंने सबसे बड़ा जो है क्या किया था, इन्होंने पेश किया था। कब की बात है, 1991 की बात है। फिर इसके साथ ही साथ जो है 2018 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ थे अरुण जेटली जी, जो इस समय नहीं है हमारे बीच, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा यानी उनके बाद जो है 18,604 वर्ड्स में इन्होंने सबसे ज़्यादा, यानी इनके बाद जो है किसी ने अगर वर्ड्स में अगर स्पीच दिया है तो वो है अरुण जेटली जी। तो ये इस तरह से कह सकते हैं वर्ड्स के हिसाब से। अगर हम लोग लॉन्गेस्ट कह सकते हैं ड्यूरेशन के हिसाब से तो वो है आपकी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। और अगर हम लोग वर्ड्स की बात करें तो वो वर्ड्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है बोलने का, सबसे ज़्यादा वर्ड्स में बोलने का, बजट स्पीच प्रेजेंट करने का रिकॉर्ड जो है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और साथ ही साथ जो है उसके बाद जो आते हैं श्री अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूनियन बजट 2022 का इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि किन किन चीज़ों के ऊपर जो है फोकस किया गया था। तो ध्यान दीजिए, जो यूनियन बजट 2022 है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये जो है बजट से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ बात करिए कि जो 2022 का जो बजट है वो किसके ऊपर फोकस किया गया था। तो ये जो है फोकस किया गया है डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसमें जो है बोला गया कि हम लोग डिजिटल और टेक्नोलॉजी किन किन सेक्टर्स में बात किया गया, तो ये बात किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और साथ ही साथ प्रोविजन ऑफ ई सर्विसेज ऑफ मासेस। यानी ये चीज़ें है जो हमारा जो है यूनियन बजट 2022 है वो जो है फुल्ली फोकस है डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, और उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और ई सर्विसेज के ऊपर जो है ज़्यादातर चीज़ें को फोकस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये कह सकते हैं कि आपका जो यूनियन बजट 2022 है ये एक ब्लूप्रिंट है या फाउंडेशन है, कह सकते हैं एक फाउंडेशन है कितने सालों का, नेक्स्ट 25 सालों का। यानी ये जो है यूनियन बजट 2022 25 सालों का जो है क्या है, एक फाउंडेशन है। ये जो है फाउंडेशन जो है कह सकते हैं कि इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस से लेके आपका जो है 100
इंडिपेंडेंट के बारे में बात करता है, यानी कि इतना दिन तक के लिए जो है वो किया गया है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो है इसमें ये बताया गया कि जो हमारी जीडीपी का एस्टिमेशन है, यानी इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो होगा 9.2%, टू बी हाईएस्ट अमंग द ऑल लार्ज इकोनॉमी। जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी होगी, कितना परसेंट से? 9.2% के साथ जो है हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा हमारे इंडियन इकोनॉमी में। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा जो है जो बजट था वो 4 प्रायोरिटी के ऊपर जो है बेस है। पहला जो है वो है पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति के ऊपर है। दूसरा चीज़ है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर जो है फोकस किया गया है। इसके बाद जो है प्रोडक्टिव, तीसरा जो है वो है प्रोडक्टिव इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये जो है अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें जो इसके ऊपर जो है फोकस किया गया है। तो ये 4 पिलर्स हैं, 4 कह सकते हैं प्रायोरिटीज़ हैं जिसमें जो है इसमें फोकस किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप जो है यूनियन बजट 2022 के बारे में हम लोग बात करें। फिर अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो क्या क्या चीज़ें जो है अलग चीज़ें जो है क्या क्या चीज़ें जो है अलग से जो है बोली गई हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5वां जो पॉइंट है वो देखिए आप। 5वां पॉइंट ये कहता है कि अपडेटेड रिटर्न्स कैन बी फील्ड विद इन द 2 years फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी इसमें ये बोला गया है कि जो हमारा असेसमेंट ईयर होगा, देखिए अगर आप जो है रिटर्न फाइल कर देते हैं असेसमेंट ईयर में, उसमें कुछ ओमिशन हो जाए, कुछ करेक्शन करना हो, तो आप नेक्स्ट 2 years में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कह सकते हैं कि जो बजट में जो है बजट 2022 में क्या किया गया है, ये बताया गया कि अब जो है जितने भी ये कह सकते हैं कि जो टैक्स पेयर हैं वो क्या कर सकते हैं नेक्स्ट 2 years तक अपने जो है बजट या कह सकते हैं अपने जो टैक्स रिटर्न में क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, जो ओमिशन है उसको सुधार सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। फिर बात करते हैं हम लोग टैक्स इंसेंटिव पीरियड एक्सटेंडेड बाय 1 year फॉर स्टार्टअप्स, यानी इसमें यह बताया गया कि अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है स्टार्टअप कर रहा है, कोई नए तरह का आइडिया लेकर आ रहा है, तो उसको जो है गवर्नमेंट ने बोला कि हम उसको जो है और ज़्यादा जो है प्रमोट करेंगे। उसके लिए जो हम क्या करेंगे 1 साल तक जो है टैक्स में जो है क्या कर देंगे, छूट दे देंगे, यानी कि आपके ऊपर जो भी स्टार्टअप लेकर आएगा उसके ऊपर जो 1 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आप जीएसटी पे तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पे करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट सरचार्ज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 7%, यानी कि जो कॉर्पोरेट का जो सरचार्ज था वो 12% से घटा के 7% कर दिया गया है। ये नया बजट या कह सकते हैं 2000 बजट या यूनियन बजट 2022 में जो है ये कह सकते हैं यहाँ पे जो कॉर्पोरेट सरचार्ज था उसको 12% से 7% किया गया। अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स ATM टू बी रिड्यूस टू 15% फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी ये पहले 18% था, जो कह सकते हैं कि जो आपका जो है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी उनके ऊपर पहले 18% था, उसको घटा के क्या कर दिया गया 15% कर दिया गया। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद कह रहा है फिर इसके बाद अगर बात करेंगे तो इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट्स सच एज क्रिप्टोज टू बी टैक्स एट 30%। जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है, डिजिटल ट्रांसफर है, उस पे अब जो है 30% का टैक्सेस लगेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इससे पहले जो है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो है कोई ट्रांजेक्शन या कह सकते हो उस पर जो नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था। TDS एट 1% विल बी लेवल अबव द थ्रेशोल्ड, यानी कि कह सकते हैं जो TDS होता है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स जो है आपका 1% यहाँ पे लगेगा। इस फाइनेंशियल ईयर कह सकते हैं कि जो बजट 2022 का है उसमें जो है ये प्रोविजन रखा गया। अब कह सकते हैं कि जो है यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल पेंशन स्कीम, यानी NPS में जो है पहले जो कंट्रीब्यूशन होता था वो 10% होता था, यानी कि जो फाइनेंस में यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या कह सकते हैं जो गवर्नमेंट जो है क्या करती थी कंट्रीब्यूशन करती थी, वो कितना करती थी 10% करती थी। अब जो है इसको जो है क्या कर दिया गया 14% कर दिया गया, यानी कि NPS टायर 1 में के जितने भी अकाउंट है
उसमें अब बढ़ा के क्या कर दिया गया, 10% से क्या कर दिया गया, 14% कर दिया गया एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं। फिर अगला हम लोग बात करें तो वो है आपका, अगला जो बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ 1,38,934 करोड़ अगेंस्ट जीएसटी रेवेन्यूज, यानी इसमें यह बताया गया कि जनवरी 2022 में भारत में क्या किया गया कि जीएसटी का कलेक्शन जो है 1,38,934 करोड़, जो कि जब से जीएसटी इनक्रिप्ट किया गया है, जब से जीएसटी जो है लगाया गया है, तब से जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कलेक्शन जो है जनवरी 2022 में जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। फिर कह रहा है कि अगला जो है कंसेशन टैक्स, कह सकते हैं कस्टम टैक्सेस या कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स होंगी जो हम लोग कह सकते हैं कि दूसरे देशों से परचेज करते हैं, उस पे जो है क्या कर दिया गया कि जो कस्टम ड्यूटी थी उसको जो है 7.5 कर दिया गया है। पहले ये ज़्यादा थी, अब जो है इनिशियल रेट कर दिया गया है। पहले भी जो है 7.5% लगता था, उसको बढ़ा के ज़्यादा किया गया था, लेकिन अब जो उसको क्या कर दिया गया, कम करके 7.5 कर दिया गया। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगला कि कस्टम ड्यूटीज ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड्स, है कि जितने भी कट एंड पॉलिश डायमंड्स होंगे, जेम्स होंगी, उस पे जो है जीएसटी कह सकते हैं कि जो कस्टम ड्यूटी है उसको घटा के 5% कर दिया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इनिशिएटिव है भारत सरकार द्वारा। अगला जो हम लोग बात करते हैं वो है कि फिजिकल डेफिसिट जो है, फिजिकल डेफिसिट वो है 6.4%, यानी फाइनेंशियल ईयर 2000 कह सकते हैं 22-23 में क्या किया गया है, बोला गया है कि जो फिजिकल डेफिसिट होगा वो 6.4% होगा आपकी जीडीपी। यहाँ पे फिर इसके बाद रिवाइज फिजिकल डेफिसिट बताया गया है कि ये जो है 6.9% ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी का 6.9% क्या होगा आपका जो है रिवाइज फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है भारत में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो हम लोग बात करते हैं वो है आपका, इसमें बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ 50 साल के सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ 50 सालों के लिए क्या कर देगी, कर्ज दे सकती है। यहाँ पे इसमें लिखा गया है स्टेट्स टू गेट 1 लाख करोड़ एज ए 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स, यानी कि इसमें ये भी बताया गया कि इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सारी की सारी चीज़ें क्या होगा आपका फ्री होगा। ये सारी की सारी चीज़ें किसमें बताया गया, इसमें जो है पीएम गति शक्ति रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत जो है भारत सरकार ने क्या किया है कि 1 लाख करोड़ जो लोन जो है स्टेट्स को देगी, राज्यों को देगी। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। गवर्नमेंट इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड, यानी कि कह सकते हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी वो करेगी 10,68,000 करोड़। किस में करेगी, ये फाइनेंशियल ईयर जो है कह सकते हैं 22-23 में करेगी। करीब करीब जो है कह सकते हैं कि 4.1% ऑफ जीडीपी का ये जो है 4.1% है आपका, ये ध्यान रखिएगा। टोटल कह सकते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट द्वारा कितना किया गया, 10,68,000 करोड़ जो है किया गया है। कब किया जाएगा, ये किया जाएगा 2022 और 23 में। ये जो है जीडीपी का 4.1% होगा। फिर अगला हम लोग बात करते हैं वो है 1 क्लास 1 टीवी चैनल। ये ध्यान रखिए, ये पीएम ई विद्या के तहत जो है भारत सरकार ने क्या किया है कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज जो है खोला जाएगा। भारत सरकार ने बोला कि अब भारत में जो है 1 क्लास 1 चैनल के जरिए जो है क्या किया जाएगा कि भारत में डिजिटल यूनिवर्सिटीज जो है क्या करेंगी, खोली जाएंगी भारत में। अगला है आरबीआई टू रिड्यूस द डिजिटल रुपीज, RBI to introduce digital rupees using the blockchain technology starting from 20 कह सकते हैं कि 2022-23 में गवर्नमेंट क्या करेगी, डिजिटल रुपीज लेकर आएगी। डिजिटल क्या करेगी, रुपीज लेकर आएगी। वो किसके ऊपर कह सकते हैं कि वो जो है ब्लॉकचेन के ऊपर जो है क्या होगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है क्या होगी, बैक होगी।
अगला जो है वो बात करें तो ये है आपका 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट इज इन द डिफेंस विल बी इमार्क्ड फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज 2022-23। इसमें बताया गया क्या कि जो भी डिफेंस की परचेजेज होगी, डिफेंस में यानी रक्षा में जितना भी खर्चा जाएगा, जो भी कह सकते हैं हथियार होंगे, जो भी सारी चीज़ें होगी, वो सारी की सारी चीज़ें जो है उसमें से 68% जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से क्या किया जाएगा, परचेज किया जाएगा। कब? 2022-23 के बजट में ये बताया गया कि भारत सरकार क्या करेगी, जितना भी डिफेंस में खरीद की जाएगी, जितने भी रक्षा के उपकरण खरीदे जाएंगे, उसमें से टोटल का जो है 68% जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के द्वारा जो है क्या किया जाएगा, परचेज किया जाएगा। अगला हम लोग बात करते हैं तो इसमें बोला गया क्या है कि न्यू रेल प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। इसमें बताया गया कि 400 नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत ट्रेन जो है भारत में चलाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भारत में 3 साल के अंतर्गत क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो ये जो है देखने वाली बात है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है भारत में जो है 3 सालों के अंदर जो है 400 की नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत की ट्रेन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो है 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स देखे जाएंगे भारत में। ये जो है इसमें बताया गया भारत ने, यानी कि बजट में ये सारी चीज़ें जो है वो किया गया। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि बोला गया क्या कि 80 लाख हाउस होल्ड, यानी इसमें बोला गया कि बजट में 2022-23 में कि 80 लाख लोगों को क्या किया जाएगा, जो है अफोर्डेबल रेट पे, या कह सकते हैं कि भारत में जो है इनको हाउस दिया जाएगा। तो हाउस होल्ड स्कीम के तहत जो है इनको पैसा दिया जाएगा। फिर इसमें बताया गया कि जो है 60,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर द प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द टैप वाटर टू द 3.8 करोड़ हाउस होल्ड। यानी इसमें बताया गया कि करीब करीब जो है 3.8 करोड़ घरों में क्या किया जाएगा, टैप वाटर का मतलब जल से नल के लिए 60,000 करोड़ का बजट रखा गया है इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। तो ये रहा आपका बजट जो है। बजट में कुछ हाईलाइट पॉइंट या कह सकते हैं जो हमारा बजट था उसमें जो है ये सारी की सारी चीज़ें रही। दोस्तों इस बजट में आप देखिएगा बहुत सारे जो है जो अमेंडमेंट है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो पूछता है कि भारत की एस्टिमेटेड जीडीपी कितनी होगी। ये सारी के सारे जो है कह सकते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए उन सारे पॉइंट्स को क्या कर लीजिएगा, आप अभी से तैयार करिए, ताकि आपका जब एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम में आपको कोई भी चीज़ जो है कह सकते हैं कि दिक्कत नहीं आएगी जब आप पहले से प्रिपरेशन करेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अल्पाइन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड करिए, ताकि आप जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाए। साथ ही साथ क्या करिए, इस अल्पाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।